वेलकम। आज बात करेंगे नारफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में। एक दवाई है, एंटीबायोटिक है, जो कि पेट खराब होने पे दी जाती है। तो इसका किन किन बीमारियों में यूज है, कितनी डोज में चलती है, साइड इफ़ेक्ट और प्राइस, ये सब हम लोग जानने वाले इस वीडियो में। तो नारफ्लॉक्सासिन की बात करें तो ये एक तरीके की एंटीबायोटिक है, मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आएगी। सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, ये वायरल और फंगल इन्फेक्शन में काम नहीं आएगी। और इसके यूज की बात करें तो पेट खराब है, पेचिस लग रही है, इसके अलावा जैसे किसी को सेक्स आर्गन में प्रॉब्लम है, प्रोस्टेटाइटिस है, गोनोरिया है, सिस्टाइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस है, मतलब कि जो किडनी का इन्फेक्शन है, चाहे किडनी का इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो, महिलाओं के अंदर जैसे कि ओवरी का इन्फेक्शन है, फैलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन है, यूट्रस का इन्फेक्शन है, तो इन सब जगह पे इन्फेक्शन होता है तब ये रिकमेंड करी जाती है। और जैसा कि बात हुई कि सिर्फ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में काम आएगी। ज़्यादातर बार ऐसा देखा गया कि इस दवाई को एक ऐसी दवाई के साथ कंबाइन किया जाता है जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया के खिलाफ भी काम करे, जैसे कि टेनिडाजॉल या मेट्रोनिडाजॉल। तो ये सिंगल भी यूज कर सकते हैं, पर ज़्यादातर बार ऐसा यूज किया जाता है कि कोई दूसरी दवा के साथ नारफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन हो जाए, उससे जो बैक्टीरिया को मारने की कवरेज है वो बढ़ जाएगी। ये किस क्लास की एंटीबायोटिक है? तो ये सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलान्स हम लोग बोलते हैं। सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलान्स ये एक तरीके की एंटीबायोटिक दवाई की क्लास है जो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काफ़ी अच्छी काम करती है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ में उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ में इफ़ेक्टिव ही है और एनारोबिक बैक्टीरिया में इसका कोई असर नहीं होता। तो ये मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसके लिए ये यूज करी जाती है। इसलिए ज़्यादातर बार ये ऐसा देखा गया है कि किसी दूसरी एंटीबायोटिक के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है। अब ये कैसे काम करती है नारफ्लॉक्सासिन? तो नारफ्लॉक्सासिन बैक्टीरिया के डीएनए गायरेज होता है, जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करती है, इससे इसकी बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी है वो वहीं से आती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं कि ये जो फ्लोरोक्विनोलान्स है या ये जो नारफ्लॉक्सासिन है, चूँकि इसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी सारे होते हैं, इसलिए इसका रोल बहुत लिमिटेड रह गया। इससे अच्छी अच्छी भी एंटीबायोटिक आती हैं जो काफ़ी अच्छी इफेक्टिव हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट कम है, इसलिए ज़्यादातर वो उस तरह की दवाइयाँ यूज़ करने लगे। इसका बहुत लिमिटेड रोल बचा है। अब ये कैसे आते हैं, कौन कौन से फार्मूलेशंस में आता है? तो टैबलेट के रूप में आता है, सस्पेंशन के रूप में आता है, जो बच्चों को सिरप वगैरह पिलाई जाती है उस रूप में आता है। मोस्टली टैबलेट के रूप में ज़्यादातर बार खाया जाता है। जो सिरप सस्पेंशन आता है, क्योंकि छोटे बच्चों में इस पर ये दवा देने से साइड इफ़ेक्ट आते हैं, स्पेशल तरह के साइड इफ़ेक्ट आते हैं, इसलिए कई बार ये दवा को नहीं रिकमेंड करा जाता। ज़्यादातर बार ऐसा कह सकते हैं। किन नाम से मार्केट में आती है? अगला पॉइंट है अपना कि किन नाम से मार्केट में आती है। ब्रांड नेम की बात तो एक नारफ्लॉक्स 400, ये काफ़ी कॉमन है। एक नोराडे 400 इस नाम से भी आती है। नारफ्लॉक्स 400 ज़्यादातर बार इसी नाम से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, यही मार्केट में मोस्टली मिलती है। अब अगर डोज की बात करें तो जैसा कि 400 नाम ही सजेस्ट करता है कि एक टैबलेट में 400 मिलीग्राम रहेगी नारफ्लॉक्सासिन, जिसको ज़्यादातर बार सुबह शाम दिया जाता है। वैसे ये जो ड्यूरेशन है और जो दवाई की डोजिंग है वो डिपेंड करती है कि किस तरह का इन्फेक्शन है, उस हिसाब से इसको दिया जाता है। जैसे अगर ये किसी यूटीआई के केस में अलग दिया जाएगा, निमोनिया के केस में अलग दिया जाएगा, और कहीं प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन है तो उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। इस तरह से इसकी ड्यूरेशन और डोजिंग डिसाइड होती है। तो अलग अलग बीमारी में अलग अलग दी जाती है, कोई फिक्स डोज नहीं रहता। और ऐसे ही एज के हिसाब से भी डोज और ड्यूरेशन मॉडिफाई करना पड़ता है। अब इस नारफ्लॉक्सासिन के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने बात बताया कि ये फ्लोरोक्विनोलान्स जो ग्रुप की दवाइयाँ हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी तरह के और कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट आते हैं, इसलिए इसको ज़्यादातर बार इस तरह की अब दवाइयाँ इसलिए कम यूज करी जाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है टेंडन में डैमेज होना, टेंडनाइटिस इसको बोलते हैं। टेंडन वो हिस्सा होता है जो कि मांसपेशियों को बोन से जोड़ता है, तो जॉइंट के आसपास रहेगा। तो अगर ये टेंडन में डैमेज होगा तो जॉइंट्स के अंदर दर्द होना, मसल्स के अंदर दर्द होना, मोस्टली जो पैर के नीचे वाली जो एक टेंडन होता है, एचिलीज टेंडन बोलते हैं, उस पे इन्फ्लेमेशन कराते हैं, उसकी रप्चर की संभावना भी बढ़ती है। और इसलिए स्पेशली ये मतलब ये छोटे बच्चों में ज़्यादा प्रभावित करती है, इसलिए 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों में ही ये दवा देने की सलाह दी जाती है।
छोटे बच्चों में ये एक इम्पॉर्टेंट डैमेज होने का चांस रहता है। ये चीज़ बड़ों में भी हो सकती है। इसके अलावा ये कुछ परसेंट में 1 से 2% लोगों में ये लीवर डैमेज कराती है, GOT-PT का लेवल बढ़ जाना। पेट के अंदर के डिस्टर्बेंस जैसे कि डायरिया है या पेट में दर्द है, इसके अलावा उल्टी का लगना, ये सारे भी साइड इफ़ेक्ट आते हैं। वैसे तो ये दवा डायरिया में ही दी जाती है, पेट खराब होने की स्थिति में ही दी जाती है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी ये होता है। इसलिए जब भी देखेंगे कि नारफ्लॉक्सासिन को लैक्टिक एसिड बैसिलस के साथ में कंबाइंड करके दिया जाता है, ताकि जो GIT डिस्टर्बेंस वाली प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी कम रहे। इसके अलावा इसका ब्रेन पे बहुत अलग अलग तरह का इफ़ेक्ट है। तो CNS टॉक्सिसिटी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि झटके आना, डिप्रेशन में चले जाना, साइकोसिस होना। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है फोटो सेंसिटिविटी। मतलब कि अगर ये दवा चल रही है और आप लाइट में जाते हैं, सन एक्सपोजर होता है, तो फिर आपकी स्किन जलने लगेगी। जब ये दवा चलती है तो लाइट में न जाने की सलाह दी जाती है, कम समय तक रहने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा एलर्जी हो सकती है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, स्किन में रैश पड़ जाना, पेरीफेरल न्यूरोपैथी हो जाना, जो नर्व रहती हैं उनमें डैमेज हो जाना, और हार्ट के अंदर एक रिदम में प्रॉब्लम आती है, जो QT इंटरवल बोलते हैं, ECG में एक चेंज है वो बढ़ जाता है, जिससे हार्ट के अंदर समस्याएं हो सकती हैं, ब्रेडिकार्डिया बेसिकली हो सकता है। तो इस तरह के मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट हैं। सारे लोगों में नहीं आएगा, कुछ परसेंट में आएगा, लेकिन ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए ये दवा को बड़े सावधानी से यूज करी जाती है। कंट्राइंडिकेशन की बात करें, किन लोगों को नहीं दी जाती, तो प्रेगनेंसी है या लैक्टेटिंग जो मदर है, उनमें जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, टेंडन डैमेज होने का रिस्क रहता है। ऐसे मरीज जिनको मैस्थेनिया ग्रेविस है, ये भी एक जॉइंट की समस्या, उसमें देने से ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ऐसे लोग जिनको स्पेशली हार्ट में रिदम से संबंधित प्रॉब्लम है, एरिथमिया की प्रॉब्लम है, तब नहीं देना है। और ऐसे लोग जिनको लीवर की समस्या है, सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, तो उनको ये दवा नहीं चलेगी, क्योंकि ये सारे उसके हो जाते हैं साइड इफ़ेक्ट। और इसमें जो पेशेंट रहता है उसको क्या प्रिकॉशन रखना है, अगर दवा चल रही तो क्या सावधानी रखना है या क्या ऑब्जर्व करना है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि कहीं टेंडनाइटिस तो नहीं हो रही नारफ्लॉक्सासिन चलने से, स्पेशली जब ये ज़्यादा लंबे दिन तक दी जाए किसी वजह से। तो टेंडनाइटिस में आपको ध्यान रखना है कि मांसपेशियों में दर्द तो नहीं हो रहा है, जॉइंट्स में तो दर्द नहीं हो रहा है। अगर ये सब हुआ तो दवा को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके अलावा ये शुगर के लेवल को कम करती है। तो ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं, एंटी डायबिटिक दवाई पे हैं या इंसुलिन पे हैं, उनमें फिर ये दवा बड़ी सावधानी से चलेगी या तो नहीं दी जाती। और ऐसे लोग जिनके लीवर में डैमेज है, लीवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, उनमें भी इस दवा को सावधानी से देना है या नहीं देना है। और जब ये दवा चलेगी तो 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद तक कोई, जैसे एंटासिड है, जो एसिड बनने की दवाई है, जो पीने की बेसिकली दवाई रहती है, कैल्शियम या आयरन की टैबलेट है, उसमें और ये दवा के बीच में 2 घंटे का फ़र्क रखना है, नहीं तो उस दवाई के एब्जॉर्प्शन में काफ़ी डिले होता है। दवा चलेगी तो आपको धूप से बचना है। दवा जब चलेगी तो काफ़ी पानी पीना रहता है, बेसिकली 2-3 लीटर पीना है, ताकि हाइड्रेशन की समस्या नहीं हो। और ऐसे मरीजों में जिनमें किडनी डैमेज है, 50% ज़्यादा किडनी डैमेज है, उन मरीजों में फिर ये दवा का डोज आधा हो जाता है, या तो नहीं दें, या ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो कि किडनी पे असर नहीं करती, तो उस तरह की एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अगर कीमत की बात करें तो ये दवा 80 रुपये की पड़ेगी 10 टैबलेट। अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, पर आप ऐसा मोटा मोटा समझे कि एक दवाई 8 रुपये तक की पड़ेगी। तो ये नारफ्लॉक्सासिन, जैसे कि नारफ्लॉक्स 400 नाम सुना होगा, इस दवा के बारे में ये जानकारी हो गई। ज़्यादातर जो चीज़ें पता होनी चाहिए किसी मरीज को, वो मैंने बताने की कोशिश करी। उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।